नंबर 3 चैलेंजिंग, अगर लोकतंत्र है तो सच में लोकतंत्र को बेहतर तरीका से रखना। जैसे न्यायपालिका को न्यायपालिका की तरह, कार्यपालिका को कार्यपालिका की तरह और विधायिका को विधायिका की तरह रखना। यह है डीपिंग करेंगे जहां से लोकतंत्र डैमेज होता है। लोकतंत्र जहां से भी डैमेज होता है उन सभी चुनौतियों को हम लोग देखने का काम करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज था कि आप जानते हैं लोकतंत्र का परिभाषा कि लोकतंत्र जो होता है इब्राहिम लिंकन के अनुसार, इब्राहिम लिंकन अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनके अनुसार से लोकतंत्र का परिभाषा क्या था? जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा ना। ये परिभाषा 1863 में इनके द्वारा दिया गया था। 1863 में इनके द्वारा दिया गया था ये परिभाषा, इब्राहिम लिंकन के द्वारा, ठीक है। इब्राहिम लिंकन के द्वारा ये परिभाषा दिया गया था। अब बात है कि क्या आधुनिक लोकतंत्र, जो आज का लोकतंत्र है, वह हमेशा इन चीजों पे उतर पा रहा है? सभी जगह का लोकतंत्र इन चीजों पे उतर पा रहा है? अगर यदि नहीं उतर पा रहा है तो उन्हीं चीजों किस वजह से नहीं उतर पा रहा है? क्या समस्या आ रहा है? कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है? उन प्रॉब्लमों की वजह से जो है वह उतर नहीं पा रहा है खरा, उसी को कहा जाता है चैलेंजेज ना। क्या चुनौती आ रही है, क्या एक्चुअल समस्या आ रहा है जिसके कारण जो है लोकतंत्र जो है वह अपने मूल विचार पे, मूल सिद्धांत पे नहीं उतर पा रहा है? तो चैलेंज नंबर 1, चैलेंज नंबर 1 हम लोग देखेंगे और इस चैलेंज नंबर 1 के तहत हम लोग देखेंगे फाउंडेशन चैलेंज। चैलेंज नंबर 1 है फाउंडेशन चैलेंज। अच्छा, ये फाउंडेशन चैलेंज के तहत क्या है कि जहां पे लोकतंत्र नहीं है, जहां पे लोकतंत्र नहीं है वहां पे सबसे बड़ा चुनौती ये है, सबसे बड़ा चैलेंज। चैलेंज का मतलब सुनिए, सबसे पहले चीज क्या होता है। चुनौती का मतलब सबसे पहला चीज समझ लीजिए आप लोग कि चुनौती का मतलब क्या होता है। देखिए, जो काम मुश्किल हो लेकिन वह करना पॉसिबल हो। मुश्किल है बट पॉसिबल है। डिफिकल्ट विथ पॉसिबल अगर कोई भी वर्क रहेगा उसको कहा जाता है चुनौती। अगर कोई काम मुश्किल है बट पॉसिबल है उसी को कहा जाता है चुनौती, चैलेंजिंग। कोई कहा जाता है ना, कोई सुने होंगे आप लोग कि मेरे लिए यह चैलेंजिंग होगा, ये चैलेंजिंग वर्क है, चुनौती भरा काम है ये, ठीक है ना। तो इसी को कहा जाता है चुनौती। अब यहां पे आप आइएगा फाउंडेशन चैलेंज। फाउंडेशन चैलेंज है कि कहीं पर लोकतंत्र को स्थापना करना, यह सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोकतंत्र को स्थापित कैसे किया जाए, ठीक है। अच्छा, 2 नंबर चैलेंज, नेक्स्ट चैलेंज क्या है? अगर मान लीजिए कहीं पे लोकतंत्र स्थापित हो जाता है, कहीं पे लोकतंत्र स्थापित हो जाता है तो वहां पर क्या चैलेंज है कि उस लोकतंत्र को विस्तृत रूप में फैलाना, उस लोकतंत्र को विस्तृत रूप में फैलाना, यह दूसरा चैलेंज है, यानी चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। अब इसके तहत क्या होगा? एक्सपेंशन के तहत, यानी जो भी लोकतंत्र है उस लोकतंत्र को एक क्षेत्रीय निकाय, क्षेत्रीय निकाय आप लोग जानते हैं, अरे समझिए ऐसे ना, क्षेत्रीय निकाय, क्षेत्रीय निकाय, क्षेत्रीय निकाय और उसके बाद जो है अदर बॉडीज, सभी तरीका से जो है ये काम सही तरीका से अगर करे, यानी लोकतंत्र उसी को कहेंगे जब सत्ता, लोकतंत्र उसी को कहेंगे जब सत्ता जो है वह केंद्रीकरण ना होकर के बहुत ज्यादा विकेंद्रीकरण हुआ हो, बहुत ज्यादा विकेंद्रीकरण हुआ हो, यानी सत्ता का एक्सपेंशन हुआ हो, सत्ता का फैलाव हुआ हो, सत्ता का फैलाव हुआ हो। ये 2 नंबर चुनौती है। यानी नंबर 1 चुनौती ये होता है कि स्पेशल लोकतंत्र को स्थापित करना, यानी जहां पे तानाशाही व्यवस्था है, जहां पे सैनिक शासन है, जहां पे राजशाही व्यवस्था है, यहां से इसको उखाड़ देना और उखाड़ करके जनता का शासन बहाल करना, नंबर 1 चुनौती। नंबर 2 चुनौती कि अगर यदि वहां पर लोकतंत्र बहाल हो गया है, अगर वहां पे लोकतंत्र बहाल हो गया है तो उस लोकतंत्र को निचले से निचले स्तर के लोगों में भी प्रविष्ट कराना, निचले से निचले स्तर के लोगों को भी निर्वाचन में भाग लेने का मौका देना, ये रहा आपका 2 नंबर लोकतंत्र, 2 नंबर चुनौती, यानी चैलेंजिंग नंबर 2। चैलेंजिंग नंबर 2 ये है कि लोकतंत्र में सबसे निचले से निचले पायदान पे बैठे लोग भी, यानी गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में भी जो लोग हैं वहां तक भी सही तरीका से यह जो है क्षेत्रीय निकाय तक भी शासन व्यवस्था और जो है निर्वाचन का सिस्टम जो है वह पहुंचे, निर्वाचन का सिस्टम जो है वह पहुंचे, यानी कि गांव में बैठे निचले व्यक्ति भी चुनाव लड़ सके। इस चीज को अगर हम बात करेंगे तो इसी को कहेंगे कि लोकतंत्र क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है। अरे सबसे पहले आप ऐसे समझिएगा, अगर इसको आपको याद करना है ना, ऐसे समझिए, एक्सपेंशन माने होता है फैलाव, एक्सपेंशन माने होता है फैलाव। किसी चीज को जब आप फैलाते हैं तो उसको कहा जाता है एक्सपेंड कर रहे हैं, उसको फैला रहे हैं। अच्छा, जब फैला रहे हैं, अगर मान लीजिए कि अभी
अभी तक लोकतंत्र के तहत 1 लोग चुनाव लड़ते थे, फिर 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? फैलाव हो रहा है ना, फैल रहा है कि नहीं फैल रहा? आप देखिए, 2 लोग चुनाव लड़ते थे, 3 लोग लड़ रहे हैं, 4 लोग लड़ रहे हैं, अब गांव में भी सभी लोग चुनाव लड़ने लग रहे हैं। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का फैलाव हो रहा है ना। अब गांव में भी एक छोटे छोटे मोहल्ला के लिए वार्ड का भी चुनाव लड़ा जा रहा है। ये लोकतंत्र का फैलाव है। यहाँ पे लोग अपने मर्जी से शासन के लिए लोगों को चुन रहे हैं, यानी हर जगह वही चीज लागू किया जा रहा है, जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा वही चीज लागू किया जा रहा है कि एक मोहल्ला के लिए वही अप्लाई है, एक राज्य के लिए वही अप्लाई है, एक गांव के लिए वही अप्लाई है, एक पंचायत के लिए वही अप्लाई है, एक नगर बॉडीज के लिए वही अप्लाई है और एक देश के लिए वही अप्लाई है। यानी सभी जगह के लिए जब वही अप्लाई होने लगे, जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा, तो समझ जाइएगा कि यह लोकतंत्र का क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है, लोकतंत्र का फैलाव हो रहा है। यानी अगला जो चैलेंजिंग आपका था, ये चैलेंजेज ऑफ एक्सपेंशन ये आपका हो जाएगा। अब इसके बाद आगे सुनिएगा, 3 नंबर होगा डीपिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये क्या है भाई? डीपिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये चैलेंजिंग नंबर 3 है। देखिए, 1 नंबर चैलेंजिंग, 2 नंबर चैलेंजिंग और 3 नंबर चैलेंजिंग। ये नॉर्मली चैलेंजिंग का बात कर रहे हैं। अभी ये चैलेंजिंग बात करने के बाद आप लोगों से बात करेंगे भारत का चैलेंजिंग, स्पेशल चैलेंजिंग बात करेंगे इन इंडिया। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि डीपिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि यह नॉर्मली चैलेंजिंग का बात कर रहे हैं। ये कहीं भी डेमोक्रेसी होगा ना, वहां पे चैलेंजिंग ये होगा ही। जैसे नंबर 1 चैलेंजिंग कि कहीं पे लोकतंत्र को स्थापित करना, नंबर 2 चैलेंजिंग उसका फैलाव करना, नंबर 3 चैलेंजिंग अगर लोकतंत्र है तो सच में लोकतंत्र को बेहतर तरीका से रखना। जैसे न्यायपालिका को न्यायपालिका की तरह, कार्यपालिका को कार्यपालिका की तरह और विधायिका को विधायिका की तरह रखना। यह है डीपिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डीप मतलब होता है गहराई, किसी चीज के गहराई में जाना, यानी लोकतंत्र के काज में जाना, गहराई में जाना। लोकतंत्र का गहराई कहता है कि कोई किसी का नहीं बल्कि जनता के प्रति उत्तरदायी होगा, सभी कुछ वहां का जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। यानी अगर हम बात करें तो यहां पे हम कहें तो सभी चीज इंडिपेंडेंस होना चाहिए। एक आ जाते हैं, सबसे पहला क्या लिख लेते हैं? विधायिका, विधायिका लिख लेते हैं। अच्छा, तो आप इससे एक चीज आप लोगों से हम पूछना चाहेंगे कि आप बताइएगा, कल इसके बारे में बात भी हुआ था, बताइएगा कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सत्ता का किस तरह की प्रणाली से, ये किस तरह से बंटवारा है? ऊर्ध्वाधर बंटवारा है, ऊर्ध्वाधर बंटवारा है या नहीं है? बताइए ना, ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज है, क्षैतिज है ना। अच्छा चलिए, क्षैतिज है। तो बताइए ये कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्षैतिज बंटवारा दिया था? क्षैतिज बंटवारा कौन ऐसे व्यक्ति दिए थे? मॉन्टेस्क्यू। सेपरेशन ऑफ पावर, सत्ता पृथकीकरण का सिद्धांत, मॉन्टेस्क्यू। ये सत्ता पृथकीकरण। अच्छा, यहां पर चैलेंजिंग ऑफ एक्सपेंशन में हम किसका बात किए? चैलेंजिंग ऑफ एक्सपेंशन में वर्टिकल सेपरेशन ऑफ पावर का बात कर रहे थे ना, कि जो वर्टिकल सेपरेशन किया गया है पावर का, जो वर्टिकल सेपरेशन किया गया है पावर का, उसको इतना फैलाओ, उसको बहुत ज्यादा फैलाओ, बात कर रहे थे ना। लेकिन अभी जो है हम बात कर रहे हैं हॉरिजेंटल सेपरेशन ऑफ पावर का, कि जो हॉरिजेंटली पावर का सेपरेशन किया गया है उसको सच में इंडिपेंडेंस रहने दो, उसको प्रॉपर तरीका से वर्क करने दो, प्रॉपर तरीका से वर्क करने दो। जैसे कि डीपिंग ऑफ डेमोक्रेसी में होगा कि विधायिका, आगे क्या होगा? कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनको प्रॉपर तरीका से वर्क करना चाहिए। यह सबसे पहला चीज कि यह किसी का गुलाम ना हो, किसी के प्रति यह इसका झुकाव ना हो, किसी के प्रति इसका झुकाव ना हो। अगर यदि किसी के प्रति इसका, तीनों में से किसी का भी किसी के प्रति झुकाव होगा तो इतना समझ जाइएगा कि इसी को हम लोग कहेंगे कि यह जो है डीपिंग ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि यह ऊपर ऊपर से डेमोक्रेसी दिख रहा है लेकिन अंदर से डेमोक्रेसी ना होकर के अंदर से क्या है? तानाशाही है, लोकतंत्र कमजोर है। कोई कहा जाता है ना कि पढ़ाई के गहराई में जाओ, इसका मतलब क्या होता है? नॉलेज को ज्यादा हासिल करते 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 एक अंदर नॉलेज का समा जाओ। ऐसी ही डेमोक्रेसी के गहराई में जाओ। तो डेमोक्रेसी तो सबसे ऊपर ऊपर डेमोक्रेसी दिखता है कि चुनाव, अरे डेमोक्रेसी कहने का मीन्स कि वहां पे चुनाव होता हो, यही तो सबसे पहला दिखता है ना। लेकिन महज चुनाव करा लेना ही डेमोक्रेसी नहीं है, केवल चुनाव करा लेना ही डेमोक्रेसी नहीं है। चुनाव के साथ साथ वहां पे प्रॉपर निकाय को मेंटेन रखना, चुनाव के साथ साथ प्रॉपर निकाय जिस काम के लिए समर्पित है वो उस काम को करना, एक्चुअल डेमोक्रेसी वैसे होगा। तो ये 3 हम आप लोगों को बताएं कि डीपिंग ऑफ डेमोक्रेसी, चैलेंजिंग ऑफ एक्सपेंशन और फाउंडेशन चैलेंज। फाउंडेशन चैलेंज जो है, अब उसके बाद सुनिएगा, जैसे एक थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर हैमिल्टन। अलेक्जेंडर हैमिल्टन अलेक्जेंडर हैमिल्टन के अकॉर्डिंग, अरे अलेक्जेंडर हैमिल्टन जो है आदमी का नाम है,
ठीक है ना। अलेक्जेंडर हैमिल्टन के अकॉर्डिंग वह बताए थे कि विधायिका क्या है, विधायिका जो है वह दूरदर्शिता है, तो कार्यपालिका क्या है, ऊर्जा है, कार्यपालिका क्या है, एनर्जी है। अगर ये बोले थे कि देखिए जो ये जो है विधायिका जो है फ्यूचर देखता है, फ्यूचर देखता है, तो यह जो है कार्यपालिका एनर्जी है, तो फिर न्यायपालिका क्या है, सत्यनिष्ठा है। न्यायपालिका सत्य देखता है और कार्यपालिका के पास ऊर्जा होती है और विधायिका के पास दूरदर्शिता होती है। इस तीनों का जो बताया गया, इनके द्वारा कहा गया, इसका मतलब आप समझ लीजिए। विधायिका जो है आगे आने वाला समय के लिए क्या बनाती है, कानून बनाती है, और उस कानून को एक एनर्जी के रूप में एग्जीक्यूट करने का काम कौन करती है, कार्यपालिका। एग्जीक्यूशन का काम, यानी एग्जीक्यूशन माने किसी काम को कर देना, किसी काम को करने का काम, कानून लागू करने का काम, एनर्जी अपना कौन लगाता है, कार्यपालिका। देखेंगे एनर्जी, जैसे मान लीजिए कि पुलिस है, पुलिस अकॉर्डिंग टू लॉ अपराधी को पकड़ने का काम करती है ना, दौड़ कर आती है ना, गाड़ी से पकड़ने का काम अपराधी को करती है ना, चोर को पकड़ने का काम करती है, जेल में डालती है, उसके साथ मेहनत करती है ना। लेकिन जबकि जज क्या करता है, सही और गलत देखता है, क्या सही में यह अपराध किया था या नहीं किया था। वही क्या करता है विधायिका, कि अगर कभी भविष्य में ऐसी अपराध है, इसीलिए उसका कानून बना देता है। अगर कभी भविष्य में ऐसी अपराध हो तो उसके लिए क्या करता है, कानून बना देता है। समझ गए आप लोग, सब लोग समझ गए ना इस बात को। तो ये 3 चैलेंज, मेजर चैलेंजेज है डेमोक्रेसी का। ये नॉर्मली चैलेंजेज बताए हैं। अभी हम भारत के चैलेंज आएंगे। ये नॉर्मली चैलेंज है। अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर हैमिल्टन, उन्होंने कहा था कि विधायिका क्या है, विधायिका क्या है हैमिल्टन के अकॉर्डिंग, दूरदर्शिता। कार्यपालिका क्या है, ऊर्जा। और न्यायपालिका क्या है, सत्यनिष्ठा। न्यायपालिका क्या है, सत्यनिष्ठा, यानी जो सही होगा देखेंगे। कार्यपालिका क्या है, ऊर्जा, एनर्जी। और उसके बाद विधायिका क्या है, विधायिका दूरदर्शिता है। विधायिका हमेशा आगे को देखकर कानून बनाएगा, और कार्यपालिका जो है आगे को देखकर। अब मान लीजिए कार्यपालिका कभी ऐसा सोचेगा, ये आगे हो सकता है माफी मांग ले, इसको क्यों पकड़े, आगे हो सकता है गलत काम ना करे, ऐसा कभी कार्यपालिका कहेगा क्या, पुलिस कहेगा क्या, नहीं ना कहेगा। अरे भाई अभी गलती किया, अभी पकड़ो, क्योंकि उसके पास अभी के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी अभी का एनर्जी है उसके पास। और विधायिका अभी के लिए काम नहीं करता है, विधायिका दूर के लिए। इसलिए याद रखिएगा ये चीज, हैमिल्टन ने ये बात कहा था कि विधायिका जो है वह एनर्जी है, कार्यपालिका जो है वह ऊर्जा है, और जो है न्यायपालिका जो है वह सत्यनिष्ठा है। क्या हुआ, हाँ बोलिए, क्या हाँ गलती बोले, हम बोले हैं विधायिका जो है वह ऊर्जा, विधायिका जो है वह दूरदर्शिता है। विधायिका सुनिए ना, अरे ठीक है, हमारा इंटेंशन तो वही था ना, मूल जो उद्देश्य था उसको समझे ना आप ना। जब एक बार सही बताएं तो दोबारा में गलती हो सकता है। ऐसे भी आप लोगों को पता ही हम कितना लड़खड़ा जाते हैं बोलने में, तो थोड़ा सा माफी तो बनता है ना। चलिए आइएगा, अब आगे चलते हैं कि चैलेंजिंग इन इंडिया। और कहीं गलती हुआ है तो बताएं, और कहीं गलत लिखे हैं, यहीं पर गलत हुआ है ना, बहुत ही गलती है, क्या बोल रहे हैं। बात ऐसा है ना कि आप लोगों के साथ पता है क्या हो रहा है, आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि शरीर कह रहा है कि अब रहने दो, और हिम्मत कह रहा है अभी और पढ़ना है ना, बस यही बात है। खैर कोई बात नहीं है, सफलता का यही निशानी है, ठीक है ना। सफलता की निशानी आंख पे झलकने लगती है, और जो आप लोगों की आंखों पे झलक रही है। इसके बाद आगे हम लोग आएंगे और यहाँ पे देखेंगे भारत में लोकतांत्रिक चुनौतियां ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए आप लोग, भारत में। अरे भाई शांत रहिए, क्या समझ नहीं आ रहा है, बोलिए ना, जो समस्या है आप लोग बोलिए। क्या समस्या, घर जाना है, घर चले जाइएगा, कौन हम आपको अपने घर लेके जाने वाले हैं, घर चले जाइएगा। अरे तो क्या हो गया, भूख लगा है तो इतना देर पढ़ी, और आधा घंटा पढ़ लीजिए। चलिए, क्या हुआ फिर से, अच्छा ठीक है, पूरा पहले पढ़ा देते हैं, अब फिर पूरा फिर से पढ़ा देंगे ना। चलिए आइए, अब इसके बाद भारत में आ जाइए। कह रहा है देखिए भारत में लोकतांत्रिक चुनौतियां ना, भारत में लोकतांत्रिक चुनौतियां, हम आपको 4 चुनौतियां भारत में बताएंगे। अरे बस हो गया, शांत रहिए। तो भारत में 4 हम लोकतांत्रिक चुनौतियां आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहला, अगर भारत की लोकतांत्रिक चुनौतियों का बात करें तो यहां पर अगर बेहतर करने की जरूरत है तो सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे बेरोजगारी है, महंगाई है, करप्शन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, करप्शन है। उसके बाद जो है अन्य तरीकों से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, जिससे लोगों को दिक्कत होती हैं। इसलिए यहाँ पर सबसे नंबर 1 चुनौती होगा, सबसे नंबर 1 चुनौती में हम लिख देते हैं महंगाई, बेरोजगारी,
देखिएगा ध्यान से आप लोग, कल इसको हम लिखवाएंगे। आर्थिक मंदी, आर्थिक मंदी, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जानते हैं आप लोग ना, बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे आ जाएगा क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, विदेशी हस्तक्षेप, विदेशी हस्तक्षेप, इसके बाद अपराध, उसके बाद न्याय में देरी, न्याय में देरी। यह चैलेंजिंग नंबर 1 है भारत का। क्या है? महंगाई। अगर महंगाई ज्यादा है तो यह भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए समस्या है। महंगाई ज्यादा है, लोकतंत्र के लिए समस्या है। बेरोजगारी लोकतंत्र के लिए समस्या है। आर्थिक मंदी यानी कि लोगों के पास पैसा का कम होना, दिक्कत होना, पैसा कम होगा, उसका संचालन कम होगा, जिसको हम लोग आर्थिक मंदी कहेंगे। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग मीन्स ज्यादा पोल्यूटेड होना, आपका इन्वायरमेंट ज्यादा पोल्यूटेड होगा। ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग माने गर्म होना। ग्लोबल वार्मिंग जब होगा ना तो आपका इन्वायरमेंट जो होगा गर्म होगा। जैसे आजकल के डेट में अभी आपका ग्लोबल वार्मिंग है, अभी देखिएगा थोड़ा सा धूप हो रहा है ना, और थोड़ा सा धूप होने के पश्चात आपका इन्वायरमेंट से गर्मी जा नहीं रहा है। और जब भी जलवाष्प की मात्रा बढ़ेंगी, जब भी जहां भी आप देखे होंगे जलवाष्प की, ऐसा, अच्छा आपने कभी सोचा ऐसा गर्मी में ही, ऐसा बरसात में क्यों होता है? ऐसा बरसात में ही क्यों होता है? जबकि नमी रहता है फिर भी इतना गर्मी क्यों रहता है? नमी के बावजूद भी इतना गर्मी क्यों रहता है? इसका वजह है कि जलवाष्प जो वेपोराइजेशन है, जो वेपर है ना, उसके अंदर ऐसा रहता है कि जो सूर्य की प्रकाश है उसको पकड़ के रखता है। देखिए प्रकाश आया, उष्मा आया, हीट आया नीचे और इसे टकरा कर ऊपर चला जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही एक वेपर का बेड रहता है, वेपर का बेड बना रहता है, बेड मतलब सोने वाला बेड नहीं, वेपर का एक स्तर बना रहता है, लेवल बना रहता है ना, उस लेवल को पार ही नहीं कर पाता है। क्या? हीट। इसीलिए जब हीट पार नहीं कर पाता है तो हीट आपके इन्वायरमेंट में पूरी तरीका से जगह बनाए रहता है, इसीलिए आपको गर्मी ज्यादा होता है। यही जो ही ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेंगे ना, जैसे CO2 बढ़ जाए ना, CH4 बढ़ जाए, ये सब चीज जैसे जैसे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे इन्वायरमेंट में आपका गर्मी बढ़ेगा। इसके बाद क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज यानी कि मौसम जो है बिना जरूरत का मौसम का परिवर्तन होना ना। उसके बाद जो है बरसात का जब टाइम है वहां पे बरसात ना आना। और विदेशी हस्तक्षेप, विदेशी हस्तक्षेप का बढ़ना, क्योंकि हमारा देश खुद में एक लोकतंत्र है और अगर कोई विदेशी उस पर प्रभाव, विदेशी कंपनियों का प्रभाव है तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाली बात है। अपराध और न्याय में देरी। देखो अभी मत समझो, लेकिन जब पूछेंगे ना तो फिर मुंह बनाना। अभी घर जाने का धुन पकड़ा हुआ है ना, मेरे पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास मोबाइल है, टाइम देख के बताओ तो कितना हो रहा है? 5 बजे से ज़्यादा ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है? बताइए तो। 4:48। 5 बजे से पहले कोई बोल दिया ना तो उसको खड़ा करा के पूछेंगे, रुक जाओ ना, आओ। 48 हो रहा है ना, अभी 12 मिनट से ज़्यादा टाइम है। 58 हो रहा है, 58 हो रहा है, सही बोलो। पागल हो गए हैं का जी आप? दिमाग सही ना, कैसे तू 48-58 में समझना है? चलिए इधर आइए, इधर समझो यार, इधर समझिए ना। क्या करते हैं आप लोग झूठों के, समझ में नहीं आता है। आप लोग इतने बच्चे हैं, हमको पता नहीं था। चलिए ये 1 नंबर हुआ, और उसके बाद 2 नंबर आइएगा। 2 नंबर हम बताते हैं, अरे चुपचाप पढ़ना चाहिए। 2 नंबर है राज्यसभा। अब यकीन मानिए आप लोग शाम को कभी नहीं पढ़िएगा, शाम को कभी नहीं पढ़िएगा। अरे संतोष सर से ना, हम अब शाम को कब आएंगे? सुबह में आएंगे। क्योंकि सुबह में इसलिए कभी नहीं पढ़िएगा क्योंकि अब सुबह में एकदम परीक्षा तक पढ़ाते रहेंगे। हाँ सही में, अब शाम को नहीं पढ़ाएंगे, परीक्षा तक सुबह में पढ़ाते रहेंगे। तो कम से कम ये शाम को, ये टाइम, ये पल वापस तो नहीं आएगा। तो इस टाइम पे पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लीजिए। समझते ही नहीं है आप लोग मेरा बात, हम किस टाइप से सोचते हैं, ठीक है ना? आइएगा। उसके बाद देखिए, लोकसभा और राज्यसभा जब इलेक्शन होते हैं, रोज लोकसभा और राज्यसभा जब इलेक्शन होते हैं तो वहां पे देखा जाता है कि बहुत ज्यादा अंधाधुंध पैसा खर्चा किया जाता है। अंधाधुंध जो है वह पैसा खर्चा किया जाता है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात का अगर हम बात करेंगे, अंधाधुंध पैसा खर्चा किया जाता है, बूथ कैप्चर होता है, बूथ कैप्चर होता है, बूथ कैप्चर होता है ना। उसके बाद अगर हम आगे का बात करेंगे, अंधाधुंध जो है वह इस तरह का बूथ कैप्चर होता है। यहाँ पे परिवारवाद को देखा जाता है, परिवारवाद को देखा जाता है। उसके बाद 4 नंबर देखिएगा, चुनावों में पारदर्शिता। ये चीज, ये 4 नंबर चीज, 4 गो चीज जो है वह मुख्य रूप से चुनौती है। अब इसके बाद जो है 3 नंबर पे हम आएंगे ना, ये
बूथ कैप्चर मतलब जहां पे वोटिंग होता है ना, जहां पे वोटिंग होता है ना, उसको पूरी तरीका से किसी एक समुदाय के लोग जब कैप्चर कर लेते हैं और किसी अन्य समुदाय के लोग अगर वोट डाले जाते हैं तो उनको हटा दिया जाता है, भगा दिया जाता है, वोट नहीं डालने दिया जाता है, या फिर उन्हें डालना है तो किसी एक पार्टी में ही वोट डालना होता है। दिस इज कॉल्ड बूथ कैप्चर। ठीक, होता नहीं है, अरे कोई बोलता नहीं है, टोटल प्रभाव वहां के दबंगों का रहता है, इसीलिए नहीं बोला जाता है। हाँ, अब इसे बूथ कैप्चर, देश चुनाव सबसे पहले कहां होता है? स्कूल पर, स्कूल पर होता है ना, चुनाव स्कूल पर होता है, तो स्कूल पर कैप्चर होता है। जहां चुनाव होता है उसको बूथ कहा जाता है, जहां चुनाव होता है उसको बूथ कहा जाता है। तो पुलिस आया रहता है तो पुलिस को भी ऊपर से दबाव रहता है। अधिकतर बूथ कैप्चर उन्हीं पार्टी के द्वारा किया जाता है जो पार्टी शासन में होती है। बहुत बार बूथ कैप्चर होता है। चलिए इसके बाद आप आइएगा, चुनावों में पारदर्शिता होना चाहिए। जो चुनाव हो रहा है ना, वह चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष और खुली तौर पे, पारदर्शी तौर पे चुनाव होनी चाहिए। यानी चुनाव में किसी प्रकार का झोलझाल, धांधली नहीं होना चाहिए। ये भारत की बता रहे हैं चैलेंजिंग, ये भारत की चैलेंजिंग है। नंबर 1 चैलेंजिंग किससे रिलेटेड है? नंबर 1 चैलेंजिंग हम लोगों से रिलेटेड है। न्याय में देरी ना हो, न्याय में देरी, ये चैलेंज है। इसे अगर करेक्ट किया जाए, लोकतंत्र करेक्ट करने के लिए, लोकतंत्र को सही करने के लिए इसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है विदेशी हस्तक्षेप, विदेशी हस्तक्षेप जो किसी कंपनी जो है सरकार के से मिल करके और विदेशी तरीकों से काम करता है और विदेशी प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये भी कहीं ना कहीं। क्लाइमेट चेंज, उसके बाद आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, महंगाई, ये सभी जो है अगर सरकार इसको ठीक नहीं करती है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में क्या हो रहा है? दिक्कत आ रहा है। ये चैलेंज हुआ लोकतंत्र का नंबर 1। लोकतंत्र का 2 नंबर चैलेंज होगा आपको कि यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा, अरे भाई लोकसभा और राज्यसभा में अरे सुनो यार, लोकसभा और राज्यसभा में अंधाधुंध पैसा का खर्च किया जाता है। इसके बाद जो है परिवारवाद देखा जाता है। उसके बाद बूथ कैप्चर किया जाता है। चुनाव में पारदर्शिता नहीं बरता जाता है, या चुनाव में पारदर्शिता होनी चाहिए। परिवार, नेपोटिज्म नहीं होनी चाहिए। नेपोटिज्म यानी परिवारवाद जो है वह नहीं होना चाहिए। चुनाव में देखते हैं अंधाधुंध खर्च होता है। और 3 नंबर काला धन। 3 नंबर का अगर बात करें, काला धन, काला धन देखेंगे ना कि जो व्यापारी होते हैं या जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं या जो व्यापारी होते हैं, वो क्या करते हैं कि काला धन को उसको व्हाइट मनी में बदलने के लिए या फिर काला धन को खपाने के लिए किसी नेता को पैसा दे देते हैं। चुनाव में पैसा खर्च करवाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करेंगे, जनता के बीच ज़्यादा से ज़्यादा जब वो पैसा बांटेंगे तो उससे बोलिए हाँ, क्या बोल रहे हैं ना। उसके बाद इधर देखिएगा ना, जब अवैध तरीके से इनवैलिड रूप से पैसा कमाया जाता है तो उसे ही काला धन कहा जाता है। और काला धन का प्रभाव चुनाव में ज़्यादा देखा जाता है। चुनाव में काला धन का प्रभाव क्या देखा जाता है? चुनाव में काला धन का प्रभाव है कि चुनाव में बड़े बड़े जो है वह पैसा ब्लैक मनी दे करके, काला धन दे करके चुनाव जितवाते हैं। अब फिर चुनाव अब ज़्यादा पैसा देते हैं तो चुनाव जितवाते हैं। चुनाव जीतने के बाद जो है वह कहीं ना कहीं अपने ही हित में काम लेते हैं। अब ब्लैक मनी 2 टाइप ना, ब्लैक मनी जो है 2 टाइप का होता है। एक जो है वह कमाया तो वायलिड वे से गया है बट उस पर टैक्स पे नहीं किया गया है ना। अब अगर हम काला धन का बात कर रहे हैं, जहां तक आपको ब्लैक मनी का बात करेंगे, काला धन आप समझ लीजिएगा। काला धन जो है वह 2 प्रकार का होता है। एक हो जाएगा इलीगल जब मनी अर्न किया जाएगा, इलीगल अर्नड मनी, यानी कि जो मनी घूस के माध्यम से लिया जाए, किसी मंत्री के द्वारा, किसी विधायक के द्वारा, किसी ऑफिसर्स के द्वारा अगर किसी प्रकार से मनी लिया जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे इलीगल मनी। और जो है लीगल वे से कमाया जाए, यानी हम बिजनेस करके मनी कमा रहे हैं, लेकिन उस पर टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, यानी कि उस पर विदाउट टैक्स पे किए हुए, विदाउट पे द टैक्स। अगर टैक्स जो है हम बिना पे किए हुए अगर उस मनी को हम कमाते हैं, उस मनी को रखते हैं, तो वह मनी जो है इलीगल हो जाएगा यहाँ पर। अब 4 नंबर और मुख्य पॉइंट है। ये बात समझ आ गया ना, काला धन का प्रभाव। काला धन एक बार फिर से देखिएगा, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, विदेशी हस्तक्षेप, अपराध, न्याय में देरी। ये नंबर 1 आपका हो गया चैलेंज। अगर ये सब सही कर, अरे चैलेंज का मतलब इसको प्राप्त करना है, इसको सही करना है, इसको सही करना है। मुश्किल है बट सही किया जा सकता है। नंबर 2, लोकसभा और राज्यसभा में अंधाधुंध पैसा का खर्चा करना, बूथ कैप्चर होना, परिवारवाद करना, सही लोगों को वोट नहीं, सही लोगों को जो है सीट नहीं बांटना, ना परिवार के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीट बांटना, चुनाव में पारदर्शिता रखना, ये सभी चैलेंजिंग है। 3 नंबर बताएं, काला धन। काला धन का प्रभाव भारत के चुनाव में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम 4 नंबर का बात करेंगे तो पार्टिसिपेशन इन वुमेन एंड यंग ना, यानी कि महिला और युवा की भागीदारी, महिला और युवा की भागीदारी।
महिला और युवा की भागीदारी, यही लास्ट है आपका। ये पढ़ाने के बाद आप लोगों को छुट्टी दे देंगे, ठीक है ना। युवा और महिला की भागीदारी, युवा और महिला की भागीदारी के तहत चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा, पानी आ गया तो क्या पानी हो रहा है तो कैसे जाइएगा जी आप लोग, पानी हो रहा है, भीग जाइएगा रास्ते में, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। चलिए इधर समझिए, इसके बाद जो है महिला और युवाओं की भागीदारी। अरे एगो है समझ के चल जाइए, और क्या, एगो है समझ के चल जाइए, कल लिखवा देंगे, ठीक है। नहीं तो फिर झूठ मूठ का गुस्सा आ जाएगा दिमाग में, ठीक है ना, फिर आप लोगों को परेशानी होगा। इसीलिए हम यही आप लोगों से चाहेंगे कि दिक्कत मत करिए हमको। देखिए महिला और युवा की भागीदारी, महिला और युवा की भागीदारी जो है बहुत जरूरी है लोकतंत्र में। लोकतंत्र को दुरुस्त रखने के लिए, लोकतंत्र को करेक्ट करने के लिए, लोकतंत्र को सही करने के लिए, लोकतंत्र को डीप में ले जाने के लिए, लोकतंत्र का एक्सपेंशन करने के लिए, इन सभी चीज़ करने के लिए महिला की और युवा की भागीदारी बहुत जरूरी है। तो क्या आप बताएं कि महिला और युवा की भागीदारी नहीं है तो 15वीं लोकसभा चुनाव जो इसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, वहाँ पे 10% से अधिक, अभी कुछ महिलाओं की भागीदारी लोकसभा में बढ़ी है, लेकिन अगर हम स्पेशल रिजर्वेशन का बात करेंगे तो रिजर्वेशन में 2023 में ये इससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, हम महिला और युवा की भागीदारी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। 2023 में आप लोगों के लिए एक कानून पास किया गया, जो संविधान का कौन सा संशोधन था, 106वां संशोधन। संविधान का कौन सा संशोधन था, 106वां संशोधन। यानी संविधान में उससे पहले 105 बार संशोधन किया जा चुका है, सुधार किया जा चुका है। ये 6वां संशोधन आप लोगों के नाम था, महिला के नाम था। क्या था कि 2023 में कि 2024 के चुनाव में, आगामी चुनाव में महिलाओं को 33% सीट दिया जाएगा, मल्टीप्लाई इंटू कितना, 543। 543 का 33% जितना भी सीट आएगा वो महिला के लिए रिजर्वेशन होगा। लेकिन सही तरीका से और इस पर क्या दिया गया था, इसमें कंडीशन क्या था कि नेक्स्ट सेंसस, अरे नेक्स्ट जनगणना के टाइम पर ये जो है 543 का 33% ना 33% महिला ही स्पेशल जाएंगी। लेकिन आगे जो है आपकी मौजूदा सरकार जो है मोदी जी, ये जो है लाते हैं 131वां संविधान संशोधन। 131वां संविधान संशोधन अगर हम सही हो तो फरवरी में, ठीक है ना, फरवरी 2026 में लाते हैं। कौन सा था, 131वां नंबर का। 131वां नंबर का संविधान संशोधन क्या करते हैं, फिर वही चीज हुआ कि 33% दिया जाए, नो ही। ये करते हैं कि जो है सीट 850 कर दिया जाए, लोकसभा का सीट 850 कर दिया जाए, आफ्टर परिसीमन रिजर्वेशन ऑफ वोमेन 33%। यानी परिसीमन के बाद महिलाओं का रिजर्वेशन कितना कर दिया जाए, 33%। और ये अभी तक, अब कोई पूछेगा आपसे ये पास हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ हम लोगों का, आप कहिएगा ना क्या हुआ हम लोगों का, 33% आ गया। चलो उधर भी वैकेंसी बढ़ गया था, इधर नौकरी में मिल ही रहा था, उधर भी अब बनने का मौका मिल गया था, ठीक है ना, लेकिन नहीं पास हुआ। क्यों नहीं पास हुआ, क्या है ओपिनियन विपक्षी का क्या ओपिनियन है, विपक्षी का ओपिनियन है कि आपको अगर आरक्षण देना ही है तो 33% पर दीजिए, ना कि 850 पे दीजिए। यानी ये बिल जो है इसलिए रद्द हुआ है ताकि 850 ना करके 545 543 पर ही आप 33% जो है सीट को आरक्षित कीजिए। ये रहा कुछ ओवरऑल, ठीक है ना। और देखिए बारिश स्टार्ट हो गया है, ठीक, आप लोग जाइएगा, लेकिन कहीं अगर बारिश तेज हो गया तो रुक जाइएगा, नहीं तो फिर बीमार हो जाइएगा, कल ट्यूशन नहीं आ पाइएगा, ठीक है, इसीलिए जाइए।